अच्छा जी, तो कल मैंने ये वाला एक आपको एग्जांपल दी थी। एक ट्रेडिंग कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेड करती है। रिटेल और होलसेल दोनों बिजनेसेस हैं इनके। और क्वार्टरली अप्रैल टू जून 2025 की हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है। इसमें मैंने पहले बताया, डिस्कस किया था हम लोगों ने, जो इनकी सेल्स साइट है, जो इनकी आउटपुट साइट है, वो मैंने बताया डोमेस्टिक सेल्स है इनकी 120,000 की। 18,000 उस पर इन्होंने वैट कलेक्ट किया, ठीक है। और फाइनेंसिंग, इनका उधर से जो रेवेन्यू है वो 10,000 है। फाइनेंसिंग जो है उस सर्विस का जो रेवेन्यू है, न कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स का रेवेन्यू है, ठीक है। फाइनेंसिंग से जो रेवेन्यू आया, फाइनेंसिंग जो फी है वो 10,000 है। रेहान, लास्ट में हम कर लेंगे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। अच्छा जी, ये डोमेस्टिक सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हुई वो 120,000 सऊदी रियाल की हैं, और 18,000 वैट कलेक्ट किया गया। एग्जेम्प्ट सेल्स फाइनेंसिंग जो अरेंजमेंट थी उसकी जो फीस आई वो 10,000 थी, और ये चूंकि एग्जेम्प्ट है तो कोई वैट कलेक्ट नहीं हुआ। रिटेल सेल्स 30,000 की हुई और 4,500 वैट कलेक्ट किया गया। और जो एक्सपोर्ट्स थी वो जीरो रेटेड थी, तो कोई वैट कलेक्ट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक्सपेंसेस वाली साइड बताई कि ऑफिस रेंट था 75,000 रियाल, उस पे 11,250 वैट इन्होंने पे किया। उसके बाद मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 15,000 और 2,250 इन्होंने वैट पे किया सप्लायर को, या मार्केटिंग सर्विसेज जिससे ली। लीगल एडवाइजरी फॉर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट 5,000 इन्होंने फी पे की वकील को, और 750 सऊदी रियाल उसको वैट पे किया। और यूटिलिटीज 20,000 थी और 3,000 सऊदी रियाल वैट पे किया, ठीक है। जो ऑफिस रेंट है वो अक्रॉस द एक्टिविटीज यूज हो रहा है, यानी कि वो डोमेस्टिक सेल्स में भी यूज हो रहा है क्योंकि वो ऑफिस का रेंट है। और एग्जेम्प्ट सेल्स से जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी उसमें उसके लिए यूज हो रहा है। रिटेल सेल्स और एक्सपोर्ट्स के लिए भी वो ऑफिस स्पेस यूज हो रही है। उसके बाद मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी की सारी चूंकि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट ही यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। 15% डोमेस्टिक सेल्स, 15% रिटेल सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स जो कि जीरो रेटेड है, ये सारी की सारी कल मैंने बताया था टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाती है। तो जो मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंस हुआ 15,000, और इस पे 2,250 वैट पे किया, ये सब का सब टैक्सेबल एक्टिविटी के लिए गया, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए नहीं यूज हुआ ये सर्विसेज। उसके बाद ये लीगल एडवाइजरी, यहाँ पे चूंकि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एग्जेम्प्ट है, और ये सारी की सारी जो सेटअप है ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हुई है। उसके बाद यूटिलिटीज हैं। यूटिलिटीज भी शेड हैं, सबके साथ यूज हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने कहा था ट्राई करिएगा, आप लोगों ने ट्राई की? नहीं सर, ट्राई तो बिल्कुल भी नहीं की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। चलें, एक दिन था उसमें लोग नहीं कर सके। ओके, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं। तो जी, जो सेल्स हुई उसमें हमने 120,000 डोमेस्टिक सेल्स हैं हमारी। उसके बाद एग्जेम्प्ट सेल्स हैं 10,000। इस पे हमने वैट कलेक्ट नहीं किया, ठीक है।
अच्छा जी, मोहम्मद कामरान, आपने ट्राई किया इसको? यहाँ पे जो टोटल इन्होंने कलेक्शन की है वैट की, वो इन्होंने 22,500 की है, ठीक है। अपने क्लाइंट से, कस्टमर से टोटल जो कलेक्शन हुई है वो 22,500 की हुई है। जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर जीरो कलेक्ट किया, और एग्जेम्प्ट जो है वो एग्जेम्प्ट है तो उस पर कुछ भी कलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो टोटल जो आउटपुट वैट इन्होंने कलेक्ट किया क्लाइंट से, कस्टमर से, वो 22,500 है। ठीक है जी। इसके बाद परचेजेस की साइड पे आते हैं, और सेम यहाँ पे चले जाते हैं। ऑफिस रेंट और ट्रीटमेंट हम सामने लिख लेते हैं क्या होगी इसकी। टोटल जो परचेजेस हैं वो 11, वो 115,000 है, ठीक है जी। और जो इन पे वैट पे किया गया टोटल, वो 17,250 है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमने रीड आउट कर लिया। सारे के सारा केस, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे राइट साइड पे मेंशन किया हुआ है कि यूज़ क्या हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेल्स हैं 22,500 आउटपुट जो वेट है, नॉर्मल केस में अगर सारे का सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अलावा यूज हुआ होता, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ होता, फिर तो हम 17,250 सारे का सारा क्लेम कर लेते। यहाँ पे ये जो लीगल एडवाइजरी है ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हुआ, ठीक है जी। बाकी सारे का सारा टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ, आइदर जीरो रेटेड और स्टैंडर्ड रेटेड, ठीक है जी। तो ये जो केस है इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो अमाउंट बचेगी 6,000, ये हमारी इन नॉर्मल केस अगर सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रही हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एज्यूम किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, अगर सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि जस्ट वो वाली सप्लाई जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुई, वो वाली परचेजेज जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ, वो लेंगे और वो इनपुट क्लेम कर लेंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए जो यूज होगा वो नहीं करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, कि जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए सर्विस यूज होगी सारी की सारी, वो हम इनपुट क्लेम करेंगे। लेकिन जो परचेजेस
एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए यूज होंगी वो हम इनपुट में नहीं क्लेम करेंगे। ये सबको क्लियर है? ये डिजिटॉनिक। नहीं सर, ये थोड़ा क्लियर कर दें, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई से क्या मुराद है यहाँ पे? हाँ जी, देखिए मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी कि दो तरह की हैं। जब जेडका का मैंने एक लिंक शेयर किया था कि वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे कि आइदर वो जीरो रेटेड हैं या स्टैंडर्ड रेटेड हैं या एग्जाम्प्ट हैं। तो उधर जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैं वेबसाइट ओपन कर लूँ। ये स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे देखें, जब आप गए वेबसाइट पे जेडका की, तो यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एग्जेम्प्ट है। ठीक है, कुछ सप्लाईज हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं, वो एग्जेम्प्ट के तौर पे ट्रीट करनी है। बाकी जितने भी हैं उनका रेट 0% है या 15% है, वो सारी की सारी आपने टैक्सेबल कंसिडर करनी है और उनके अगेंस्ट आपने इनपुट क्लेम कर लेना है। ठीक है, अब दोबारा इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट वर्ड्स यूज करता हूँ। वो परचेजेस लाइक, यहाँ पे हमने लीगल एडवाइजरी जो ली है, ये हमने फाइनेंसिंग अरेंजमेंट सेटअप करने के लिए ली है। यानी कि हमने आइदर कंपनी रजिस्टर कराई और वट एवर, जो भी हमने फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की सर्विसेज देने के लिए एक एलएलसी रिकॉर्ड इनकॉर्पोरेट कराई। तो वो चूंकि सारी की सारी जो परचेजेस हैं वो एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रही हैं, तो वो स्पेसिफिक परचेज के ऊपर जो वैट होगा वो हम नहीं इनपुट क्लेम कर सकेंगे। ठीक है जी। डिजिटॉनिक एचआर क्लियर हुआ? जी सर। जी। ठीक है, क्लियर क्लियर। जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट, 15% रेट हो या 0% हो, वो टैक्सेबल है। और एग्जाम्प्ट एक सेपरेट चीज है। हम्म। So it ठीक है means जी। it will become our expense, right? हाँ जी, Because हाँ we जी। will ये not जो, be able to claim it back. हाँ जी, एग्जैक्टली ये जो एग्जाम्प्ट सप्लाई है, ये हम क्लेम नहीं कर सकेंगे, इनपुट इस पे क्लेम नहीं कर सकेंगे। जो परचेजेज एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए यूज होंगी, ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है जी। जी असलम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर जी, ये जो वालेकुम। बात समझ आ गई कि हम एग्जाम सप्लाई के अगेंस्ट इनपुट क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन ये कैसे डिफाइन करेंगे ये एग्जाम सप्लाई के अगेंस्ट यही इनपुट है। तो समहाउ ये तो आपने एग्जांपल के लिए समझा दिया कि लीगल जो सर्विसेज ले रहे हैं जो एग्जाम सप्लाई के लिए हैं, ये पर्सनल रूल जेडका की वेबसाइट पे कहाँ लिखे हुए हैं ये रूल कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, जैसे हम पाकिस्तान में पर्सनल रूल मैनेज करते हैं एग्जाम सप्लाई के अगेंस्ट? जी, आपको रूल्स चाहिए तो वो इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशंस में है। मैं ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं, ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशंस के, कि कैसे कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। ठीक है, फॉर रेफरेंस पर्पस। बाकी आपने कहा, ये फिल वक्त आप यहाँ तक रहें कि एग्जाम्प्ट सप्लाई तक आपको क्लियर हो गया कि एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए जो भी परचेजेस दी गई उन पे इनपुट आप नहीं क्लेम कर सकते। जस्ट यहाँ तक आप लोग क्लियर हो जाएं। ठीक है असलम, उसके बाद हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। रेहान। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 6,000 सऊदी रियाल जो है ये टैक्स पेबल आ गया गवर्नमेंट को, क्या हमें गवर्नमेंट को सबमिट करवाना है? अगर हम ये वाइस वर्सा करते हैं कि जो परचेजेस का टैक्स था वो सेल में आ गया, सेल का टैक्स जो है वो परचेजेस में आ गया, दैट कम्स माइनस के मैंने जो है वो अपने पास से जो है वो ज़्यादा टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे किए हुए, इफ आई क्लेम दिस 6,000 रियाल, तो उसमें कितना टाइम फ्रेम के अंदर जो आपका अमाउंट है वो रिफंड हो जाता है आपको? रेहान, आप रिफंड के केस पे जा रहे हैं। अच्छा जस्ट सर। यहाँ तक कि ये ठीक। आउटपुट है और इसमें से जो इनपुट है वो आपने माइनस करना है। ये जो है, यस सर, ये तो ये सारे अंडरस्टैंडिंग इनपुट आ हैं। गई सर। ये जी जस्ट यहाँ तक। एग्जैक्टली। उसके कि बाद अगर अगर आपका रिफंड बनता है तो वो फिर आप क्लेम कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट रिटर्न में। ठीक है, उसके लिए आपको देना होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह, देना होता है कि कैसे आपकी रिफंड बन रहा है।
ठीक है जी, क्लियर होगा। डिजिटॉनिक एचआर, आपने कुछ कहना है? नहीं सर, आई एम क्लियर। ओके। ओके। राना इमरान जी सर, मैं इस वक्त जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। शायद आप म्यूट हो गए हैं। अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एग्जाम जो टैक्स है हमारा एक्सपेंस कैसे बन सकता है? कि एग्जाम पे तो जो हमें इनवॉइस चार्ज की जाएगी वो तो मतलब आउट ऑफ स्कोप, मतलब उस पे तो कोई वैट चार्ज ही नहीं होगा, मतलब कोई एडवाइजरी देता है, तो हम इसको एक्सपेंस कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ आप जो पूछ रहे हैं। ठीक है। दाऊद, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये लीगल एडवाइजरी चाहे जिस चीज की भी हो तो वो क्या एग्जेम्प्टेड में ही आएंगी? अच्छा जी, आपका भी मिलता जुलता सवाल है। मैं अब रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। सो ये जो लीगल एडवाइजरी है ना, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। ये खुद से एग्जेम्प्ट नहीं है। अच्छा जी, ये खुद से एग्जेम्प्ट नहीं है। तो आपका वकील आपसे चार्ज करेगा वैट। ठीक हो गया। अब उसने आपसे वैट कलेक्ट कर लिया। अब वो जो सर्विसेज हैं वो इंटायरली आपने यूज की फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसको थोड़ा सा मैं किसी और एग्जाम्पल से आपको बताता हूं कि आपने सीमेंट परचेज किया, ठीक है। तो सीमेंट के ऊपर आपको वैट पे करना है, और वो फिर आपने यूज किया रियल एस्टेट रेजिडेंशियल के लिए, सप्लाई के लिए, ठीक है जी। इधर आपने इमारत बेच दी या आपने उस पर रेंट पे चढ़ा दी, ठीक है। तो ये जो सीमेंट परचेज किया था, इसके ऊपर जो वैट आपने पे किया था, वो चूंकि सारे का सारा ऐसी बिल्डिंग बना रहे थे जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए थी, और रेजिडेंशियल सप्लाई जो है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और चूंकि ये एग्जेम्प्ट है, तो वो सारी की सारी परचेजेस, वो वैट जो आपने परचेजेस पे किया, वो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। यानी कि वो आप यहाँ पे अलग से क्लेम नहीं करेंगे इनपुट एज एन इनपुट, ठीक है। ये क्लियर हुआ दाऊद, जिन्होंने सवाल पूछा जी था? सर। आपको क्लियर हुआ दोनों जी को? सर, ये दोनों को सर ये क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, लेकिन ये एक सवाल अभी भी मेरे जहन में है, क्योंकि मैं यहाँ पर रियल एस्टेट के साथ ही ज्यादातर काम कर रहा हूँ ना सऊदी अरेबिया में। ठीक है। तो वो जो है, मिसाल के तौर पर अगर मेरा क्लाइंट जो जो भी चीज़ परचेज करता है, सही है, और वो फिर उस प्रॉपर्टी को बाद में बेच रहा होता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज, वो उस चीज़ को बना रहा है, तो क्या वो भी क्लेम नहीं कर सकता इस चीज़ को? जी जी, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ये जितने भी इन्वेस्टमेंट के लिए ही कर रहे हैं कि उसने रेजिडेंशियल, या ये कह लें कि एक परचेज की उसने और कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई, सर्विसेज ली, ठीक है, या किसी कंसल्टेंट की, ब्रोकर की सर्विसेज ली, ठीक है, रियल एस्टेट परचेज करने के लिए, जो कि रेजिडेंशियल थी। ब्रोकर की फी के ऊपर उसने वैट पे करना है, ठीक हो गया। अब वो जो वैट है वो क्लेम नहीं कर सकेगा। यहाँ पे हम कह लेते हैं ब्रोकर की, सपोज वो 100 सऊदी रियाल थी ब्रोकर फी, तो 15 सऊदी रियाल उसने पे करना है वैट ब्रोकर को, और ब्रोकर जाके वैट रिटर्न में सबमिट कर देगा और पे कर देगा गवर्नमेंट को, जेटका को। अब ये चूंकि रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन थी, रियल एस्टेट परचेज थी, और उसने रेंट पे लगाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट की, और वो एक एग्जेम्प्ट एक्टिविटी है। जो रियल एस्टेट की सप्लाई है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो ये 15 वो क्लेम नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे 115 ही रिकॉर्ड कर लेगा, अलग से नहीं, इसको इसको एक्सपेंस बना लेगा, ठीक है जी। ये सबको होपफुली क्लियर होगा।
जी सर, ये क्लियर है, लेकिन मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी अगर वो कोई सैनिटरी आइटम परचेस करता है अपने रियल एस्टेट के लिए, जो कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए वो बना रहा है, सही है, तो क्या उस सैनिटरी आइटम या उस इलेक्ट्रिकल आइटम के ऊपर भी वो फिर अपना वो क्या नाम है, वैट क्लेम नहीं कर सकते? देखिए, वो उस बिल्डिंग में लगा रहा है जो रेजिडेंशियल है, ठीक है ना। चाहे वो उसने सीमेंट परचेज किया, चाहे उसने डोर्स परचेज किए, सैनिटरी के सामान परचेज किया, जो भी उसने रेजिडेंशियल सप्लाई के लिए, एंड ऑफ द डे रेजिडेंशियल सप्लाई के लिए यूज किया, वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है जी। एग्जेम्प्ट सप्लाई कोई भी हो, फाइनेंशियल सर्विसेज की या रियल एस्टेट की, कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है अगर, तो उसके अगेंस्ट वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है जी। क्लियर। जी सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर, ये आप थैंक यहाँ पे ये एज्यूम कर लें कि ये एक रेजिडेंशियल एक कंपनी है जो कि रेंट पे बिल्डिंग देती है, ये उसका बिजनेस है। तो ये चूंकि रेजिडेंशियल सप्लाई कर रही है रियल एस्टेट, तो वो एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है। उसके अगेंस्ट जितने भी उसने इनपुट वैट पे किए, परचेजेस के ऊपर वैट पे किए, वो क्लेम नहीं कर सकती, वो उसके लिए क्लेमेबल नहीं रहा। ठीक है जी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो ये यू। जी हमने सर, क्लियर है। इनपुट क्लेम नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पे ये जो केस है, इसमें ये शेड हो रहा है अक्रॉस द सर्विसेज, जो ऑफिस रेंट है और जो यूटिलिटीज की सप्लाई परचेज की हुई है इन्होंने, वो अक्रॉस द डिफरेंट सेल्स, और वो यूज हो रही है एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी और टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी। ठीक है जी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि आपने देखना है कि कितनी सप्लाई जो है वो पूरे साल में, इधर अगर आपके पास फर्स्ट ईयर है तो फिर आपने इसका एस्टिमेट लगाना है, और प्रीवियस ईयर अगर आपके पास मौजूद है, सपोज टू ये 2025 की चूंकि हम कर रहे हैं, तो 2024 का देखेंगे उसमें क्या परसेंटेज बनती है एग्जेम्प्ट सप्लाई की और टैक्सेबल सप्लाई की सारे साल की, जो उन्होंने की। ठीक है जी। सपोज यहाँ पे इन्होंने 10% की एग्जेम्प्ट सप्लाई, और बाकी 90% उन्होंने टैक्सेबल सप्लाई की पूरे साल में, प्रीवियस ईयर में। तो इसी बेसिस पे ये जो मिक्स्ड सप्लाई का केस है, मिक्स्ड सप्लाई के लिए परचेजेज यूज हुई हैं, उनमें इसी रेशो में वो कर लेंगे वैट को पोर्शन। अच्छा जी। 15,075 सऊदी रियाल जो है, वो हमने सप्लाई की अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाई, यूज किया हमने परचेजेस अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ पे इस केस में चूंकि हम ऐसी परचेजेस कर रहे हैं जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों के लिए यूज हो रही हैं, तो इस केस में हम अपॉर्शन करेंगे उस बेसिस पे जो हमने प्रीवियस ईयर देखा, जो हमारा केस था रेवेन्यू का, और उसकी बेस पे हम इस ईयर को अपनी टैक्सेबल सप्लाई को और एग्जेम्प्ट सप्लाई के अगेंस्ट परचेज के ऊपर जो इनपुट पे किया हमने, उसको अपॉर्शन कर लेंगे, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 7,425 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वेट लायबिलिटी बनेगी। ठीक है जी। ये हमने रेटका को पे करना होगा, 7,425।
क्लियर हो गया जी? सर जब इस ईयर हमने जो 750 एग्जेम्प्टेड हैं वो हमने काउंट ही नहीं किए हैं, तो फिर हम मतलब क्यों ये रेशो के हिसाब से चलेंगे? देखिए, ये जो लीगल एडवाइजरी है ना, हमारे इस केस पे आ जाए एग्जाम्पल में, ये जो लीगल एडवाइजरी है ये इंटायरली हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज की, ठीक है? इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं लिया। जबकि यहाँ पे जो ऑफिस रेंट है ये शेयर्ड हुए सारी सप्लाई के लिए, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों के लिए। इसी तरह से जो यूटिलिटीज हैं वो शेयर्ड हुई हैं अक्रॉस टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो जो शेयर्ड हुई हैं वो तो हमने ले ली, वो तो हमने अपॉर्शन कर ली, ठीक है? जो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए हुई वो हमने नहीं लेनी। यहाँ पे भी, इसमें भी हमने नहीं ली थी, जब हमने 6000 कैलकुलेट किया उसमें भी नहीं ली, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है? जबकि जो मिक्स सप्लाई के लिए यूज हुई वो हम अपॉर्शन कर लेंगे, ठीक है जी? क्लियर हुआ आपको? जी अभी क्लियर है सर। ठीक है, ओके। डिजिटॉनिक, एचआर। जी सर, इसमें एक पहला सवाल था मेरा 2024 को जो आप रेफर कर रहे हैं, एग्जाम सप्लाई दैट इज 10% एंड टैक्सेबल 90% फॉर द लास्ट ईयर। तो हाँ जी, ये आप सेल्स को रेफर कर रहे हैं, बेसिकली रेवेन्यू को रेफर कर रहे हैं ऑफ द लास्ट ईयर? हाँ जी, रेवेन्यू की बात हो रही है। रेवेन्यू को आप कह रहे हैं कि जो हमने सेल की है वो 90% टैक्सेबल सप्लाई की है और 10% एग्जाम की है। जी जी तो उसकी जी जी। बेसिस पे अब हम अपने इनपुट क्लेम फॉर द 2025 हम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सो ये ठीक है, वैट लाइबिलिटी से क्या मुराद है यहाँ पे आपकी? ये हमने पे करना है इस क्वार्टर में, क्वार्टर टू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? हम्म, ये क्वार्टर टू है 2025 का, ठीक है? उसमें हम 7425 गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है ओके, जी? विच इज बेसिकली नेट ऑफ है ये, यानी कि इनपुट हाँ जी, एडजस्ट ये करके हम कर रहे हैं। आउटपुट माइनस इनपुट है, ठीक है जी? ठीक है, ठीक, थैंक यू। वेलकम। मुस्तफ़ा खालिद। मुस्तफ़ा खालिद। जी सर, आपको आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर? हाँ जी, आ रही है। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम इसको मंथली जो है वो इसका इनपुट और आउटपुट जो है वो हम अपना कर रहे हैं, तो फिर हमें ये साल की जरूरत क्यों आ गई, पेश आ गई कि एक साल का हमने जो अपना डाटा जो जिसमें हमने ये किया कि 90% जो है वो टैक्सेबल है और 10% जो है वो अपना एग्जेम्प्ट है, तो ये हमें क्यों आई जरूरत सर? ठीक है, चले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। कामरान। जी, मेरा भी इससे मिलता जुलता सवाल है। पाकिस्तान में हम जो करंट पीरियड होता है उसमें सेल्स देखते हैं, एग्जाम्प्ट कितनी है और टैक्सेबल कितनी है, तो उसकी जी जी बेसिस पे हम पोर्शन करते हैं। अगर एग्जिस्टिंग की रेशोज लें तो अभी 94.44 और 5.56 बनता है, तो उसकी बेस पे हम इनपुट टैक्स जो कॉमन होता है वो पोर्शन करके इनपुट ठीक टैक्स है, क्लेमेबल निकालते हैं। तो ये ठीक है। लास्ट ईयर को हम क्यों रेफर कर रहे हैं? दूसरा सवाल, जी अगर जी, हमारा पहला साल हो तो हम हाँ लास्ट जी, ईयर नहीं होगा, फिर हम कैसे पोर्शन जी। करेंगे? थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो है ये डिफ़ॉल्ट एक तरीका है। अगर कोई और तरीका आपको बेहतर लगता है और जेड का उसको अप्रूव करता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला तरीका यूज़ किया जाएगा। एज पर लॉ ये इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशंस में दिया हुआ है कि आपने प्रीवियस ईयर को यूज़ करना है, ठीक है? और अगर नहीं है, फर्स्ट ईयर है, तो फिर आपने सारे साल का एस्टिमेट लगाना है। 2025 में हमारी रेवेन्यू कितना जो है वो एग्जेम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा, उसकी बेसिस पे आपने वेट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है? यहाँ तक हो गया आपके दोनों सवालों का जवाब, ठीक है? और अब ये क्यों करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये एक डिफ़ॉल्ट तरीका दिया हुआ है लॉ में, उस वजह से करते हैं। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर आपने क्या करना है, चेक करना है, रिव्यू करना है कि क्या उसी तरह से हुए है या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो फिर आपने वैट में एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है? ये हम फर्दर देख लेंगे। होपफुली एग्जेम्प्ट सप्लाई की जो आपने परचेजेस जो हैं वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अपॉर्चनमेंट आपने देख ली, और कौन से सप्लाई को आपने क्लेम नहीं करना वो आपने देख ली, ठीक है जी? मुस्तफ़ा खालिद।
सर मेरे सवाल वही का वही है कि अभी मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि जब हम मंथली जो है, जब हम ये वैट को एडजस्टेबल कर रहे हैं, एडजस्ट, तो उसका इनपुट और आउटपुट जो है वो हम क्लेम कर रहे हैं, तो फिर ये हमें जो है ये क्यों ऐसी जरूरत पेश आई? अब साल के दौर पे कि हमने कोई वैट उसमें एग्जाम नहीं दिया, और ना ही हमने कोई लीगल एडवाइजरी के जो 750 रुपए थे हमने वो नहीं लिए, तो फिर ये हम 90% और ये 10% में क्यों चले गए? अच्छा जी, देखें, अब हमें इस मंथ या इस क्वार्टर में जो भी हमारी सेल्स हुई वो जरूरी नहीं कि एक एग्जैक्टली पूरे ईयर का उसी तरह से वो शो कर रही हूँ। हो सकता है कि एक मंथ हमने सारी की सारी एग्जाम्प्ट सप्लाई कर दी हैं, और टैक्सेबल या कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहे होते हैं और वो फिर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। कुछ उनकी एक्सपोर्ट एक्टिविटी होती है, कुछ उनकी एग्जाम्प्ट एक्टिविटी होती है। तो हो सकता है कि उनकी एक मंथ या एक क्वार्टर में सारी की सारी एग्जाम्प्ट सप्लाई हुई हैं, तो उसमें वो वैट सारे का सारा नहीं क्लेम कर सकेंगे। और सर इसका एक चीज और ये उल्ट। है कि जब, हाँ जी। जी जी सर, आपको सर मेरा सवाल ये है कि अभी देखिए ना, हम जब मंथली जो है जब हम रिकनसाइल कर रहे हैं, तो फिर हमें वो ये चीज तो करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमें मालूम है हमारे सिस्टम में जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो 20,000 रुपये सेल आ रही है, और हम उसको हर मंथ रिकनसाइल करके जो है वो वैट का इनपुट और आउटपुट क्लियर कर रहे हैं। तो बस ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि ऐसा जरूरत क्यों पड़ रही है जब हम ये काम हर मंथली जो है वो अपना ये काम कर रहे हैं रेगुलरली। तो ये बाय डिफॉल्ट यानी कि लॉ ने ये दिया हुआ है इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन में कि आपने ये यूज करना है, इरिस्पेक्टिव कि जो भी सिंप्लिसिटी है या जो लॉ में दिया जाता है उसका पर्पस ये होता है कि ट्रैक किया जा सके, ट्रैक करने में आसानी हो। और हमारे यहाँ तो बहुत कम्प्लेक्स हो गया लॉ, लेकिन यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि वो सिंपल भी रखा जाए। ठीक है ठीक है, सर, तो ठीक है। इसकी बेस पे लॉ बना हुआ है, इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन दिए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये तरीके है। हाँ, अगर आपको कोई और तरीका सही लगता है तो वो जेड का अगर अप्रूव करता है तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशंस हैं वो आप देख सकते हैं उसमें रेफरेंस वगैरह के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया? ये वाला जो हमारा थी एग्जाम्पल थी ये सॉल्व हो गई। इसमें हमारा जो वैट बनेगा वो 7,425 बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक चीज़ बताता चलता हूँ जो कि पाकिस्तान में शायद ना हो, और वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं सपोज, तो वो तो कस्टम क्लियरेंस के वक्त आपसे वैट कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और वो आपको वैट इनपुट अलाउ होता है, आप क्लेम कर लेते हैं जब आप वैट रिटर्न फाइल करते हैं तो। लेकिन सर्विसेज क्योंकि वो किसी क्लियरेंस के पॉइंट से गुजरती नहीं है, वो आप फिजिकल चीज़ तो है नहीं कि आपको एयरपोर्ट पे या बंदरगाह पे कस्टम क्लियरेंस से गुजारा जाए। वो ऑनलाइन या जिस भी तरह से आपने परचेज की हैं, तो क्योंकि फिजिकल कोई पॉइंट ऑफ ट्रांजिट नहीं है उसके लिए, तो उसमें क्या किया जाता है कि लॉ ये प्रोवाइड करता है, लॉ ये कहते हैं कि आपने इंपोर्ट्स, यहाँ पे हमारी एग्जांपल में इंपोर्ट्स नहीं थी, अगर कोई भी आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने इसी तरह से वैट पे करना है जैसे आप खुद सप्लाई कर रहे हैं, खुद को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आप उसको क्लेम भी कर लेंगे। ठीक है जी, देखते हैं इसको। यहाँ पे हम देख रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में एक कंपनी है XYZ, उसकी लोकेशन सऊदी अरेबिया है और वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बिजनेस में है। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेती है यूएई बेस्ड फर्म से। 5,000 AED इनवॉइस वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये जो इन्होंने सर्विसेज इंपोर्ट की हैं, इसमें इन्होंने क्या करना है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारी एग्जांपल है इसी ही का वो हिस्सा है। ठीक है,
ठीक है जी, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है, नहीं जो केस है, ये प्रीवियस से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने ही परचेज किए हैं। तो इन्होंने 5000 खुद को सप्लाई किए। ठीक है, और ये इनपुट भी क्लेम कर लेंगे इस पे। अच्छा जी, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि ये आपने इनपुट भी खुद क्लेम कर लेना है और आउटपुट आपने खुद पे कर देना है। तो यहाँ पे नेट इम्पैक्ट इसका कोई नहीं पड़ा। ठीक है, तो अगर आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं तो इस इनपुट का भी आप इसी तरह से करेंगे। और अगर ये सर्विस यूज हो रही है एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए, तो फिर ये आप इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है जी, लेकिन पे कर देंगे आउटपुट। और अगर वो दोनों के लिए यूज हो रही है, टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट, तो फिर इस केस में भी वही करेंगे, अपॉर्शन करेंगे, जिस तरह से हमने बाकी मिक्स सप्लाई के केस में अपॉर्शन किए। ठीक है जी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का समझ आया आप लोगों को? ये अक्रॉस यूई भी चल रहा है, सऊदी अरेबिया में भी चल रहा है। खुद ही आपने पे भी करना है और खुद ही इनपुट क्लेम कर लेना है। आपको यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए यूज करेंगे, फिर इसका इम्पैक्ट होगा कि आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे और आपका वैट बन जाएगा, आउटपुट का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये इसलिए रखा गया है कि आपके जो डोमेस्टिक सर्विस के सप्लायर हैं वो डिसएडवांटेज पे ना चले जाएं। क्योंकि बाकी सपोज यूएई से आप ले रहे हैं तो वहां पे जीरो रेटेड होते हैं। वहां से कोई अगर सप्लाई कर रहा है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाहर से लेना फायदेमंद हो जाएगा बिजनेसेस के लिए। तो उस केस में यहाँ पे एक आरसीएम लॉ में चीज रखी गई है, ताकि जो डोमेस्टिक सप्लायर है सर्विस का, वो डिसएडवांटेज पे ना हो। ठीक है जी, होपफुली क्लियर होगा। मुस्तफ़ा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, सवाल सर मेरा ये है कि सर इनवॉइस हमें जो है वो दुबई की कंपनी दे रही है, हम जो है वो सऊदी अरब में बैठ के जो है वो काम अपना करवाते हैं दुबई की अपनी कंपनी से, और वो हमें 5,000 रुपये की 5,000 दरम की हमें देती है इनवॉइस, और उस पर जो है वो वैट जो है 750 रुपये जो है वो हम पे चार्ज करती है। तो क्या हम 750 रुपये विद होल्ड करके उसको पेमेंट देंगे? अच्छा जी, यूई जो है वहां से अगर कोई आ रही है तो उसके ऊपर कोई वैट नहीं है। ठीक है ना, ये वैट आपने खुद देना है बाहर से जो आप ले रहे हैं। यूई की कंपनी आपसे कोई वैट नहीं लेगी। अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो एक्सपोर्ट्स अमूमन जीरो रेटेड होती हैं, एक्सेप्ट क्रिटिकल जो मटेरियल्स हैं या डिफेंस से रिलेटेड या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन पे एक्सपोर्ट्स पे बैन होता है। बाकी इसके अलावा एक्सपोर्ट अमूमन जीरो रेटेड होती हैं। तो यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं। ये यूई में जो इनवॉइस आएगी उसमें वैट जीरो रेटेड होगा। आपके ऊपर वैट यूई की कंपनी कोई कलेक्शन नहीं करेगी आपसे। ठीक है जी, क्लियर सही है मुस्तफ़ा? सर। जी सर, सर जी, इसका मतलब ये है कि उस इनवॉइस पे कोई वैट नहीं होगा, और 750 दरम जो है या रियाल जो है वो हमें गवर्नमेंट को पे करने होंगे। नहीं, हम सिर्फ 5000 उस एडी उस कंपनी को पे करेंगे, कन्वर्जन जी करके सऊदी रियाल में। जी ठीक है जी, जी जी। यहाँ पे रेट हमने रखा हुआ है 1.02 का, वो हम कन्वर्ट करेंगे। इसके हवाले से जो वैट बनता है वो हम गवर्नमेंट को, सऊदी गवर्नमेंट को, जेडका को पे कर देंगे। और 750 का उसका ही, बनता है और वट एवर जो भी। और सर उसका जी ही जो है वो हम इनपुट जो है वो चार्ज कर लेंगे। हाँ, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रही है तो हम इनपुट क्लेम कर लेंगे। अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए हो रहा है तो फिर हम क्लेम नहीं करेंगे। और अगर मिक्स है तो ठीक फिर है। अपॉर्शन करेंगे हम। ठीक है जी, ओके बाकी भी सबको क्लियर होगा? सबको क्लियर है ना, या वैसे नहीं पूछ रहे आप लोग? सर जी रेहान, आप? देखें, हम यूएई को इससे सर्विसेज ले रहे हैं। यूएई जो है वो सर्विसेज के ऊपर टैक्स नहीं चार्ज कर रहा है, जीरो रेटेड है। अब हमने जो इनवॉइस जनरेट की,
तो उसके ऊपर जो वैट होगा वो डायरेक्टली जब सऊदी गवर्नमेंट को जो है वो 5,000 रियाल जो है सऊदी गवर्नमेंट जो है वो जो सर्विस प्रोवाइडर उसको 5,000 देगी और 750 रियाल जो है वो खुद जो है वो डिडक्ट कर लेगी, इस तरह से होगा? या सिर्फ इनवॉइस ही हम जो है वो 5,000 रियाल की जो है वो पेड करेंगे अपने सिस्टम से? नहीं नहीं, यहाँ पे ये जो है ना, ये सेल्स हो नहीं रही, ये डीम्ड सप्लाई एक किस्म का आप कह लो। इस केस में ये है कि आप परचेजेस कर रहे हैं यूई सर की जैसे कंपनी फॉर से। एग्जांपल मैं सर्विसेज जो है वो अपने क्लाइंट को आपको दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने ठीक है। जो है मैं सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने 5,000 रियाल जो है वो इनवॉइस आपको जो है कोट की। अब ठीक आप है। उसका जो है वो अपने सिस्टम से जब उसकी इसको सऊदीया से जब इनवॉइस को आप जब पेड करेंगे, वो उसका बिहेवियर क्या होगा, किस तरीके से होगा? अच्छा, आप यूई में बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं यूएई में हूँ। ठीक है, तो मैं आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दूंगा 5,000 सऊदी रियाल की, या एडी की जो भी बनती है अमाउंट, ठीक है। ठीक सेवन है। फिफ्टी मेरे पास रिटर्न फाइलिंग के वक्त मसला उठेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली सप्लाईज या परचेजेस कितनी हैं, ठीक है जी। तो वो रिटर्न फाइलिंग में मैं ये यूज़ कर दूंगा, खाली डिक्लेयर करूंगा अगर सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाई के लिए हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं इनपुट क्लेम नहीं करूंगा, और वैट 750 सऊदी गवर्नमेंट को जेडका को पे कर दूंगा। इसका पेमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। पेमेंट आपने वही करनी है जो इनवॉइस आई है आपको, ठीक है। ठीक है, जब विद क्लेम लोडिंग को सबमिट छोड़ के। करेंगे तो जब जब हम जब क्लेम जेटका को सबमिट कर रहे होंगे तो उसमें फिर इसका जो है वो बिहेवियर आएगा, तो फिर हमें जो है वो जो सर्विसेज हमने वहाँ ली थी, क्योंकि हमने जो है सर्विसेज इंपोर्ट की थी, तो फिर उसके अंदर जो है हमने जितनी सर्विसेज ली थी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम जो है वो जेटका को वैट पे करेंगे और फिर उसको जो है वो इनपुट के थ्रू क्लेम भी कर लेंगे, हाँ जी, उसको वहाँ यहाँ पे अपने इसका अपने इम्पैक्ट उसमें जीरो पर है। डिक्लेयर शो कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक सर है जी। इससे फिर बेनिफिट क्या मिल रहा है सऊदी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो तो टैक्स तो सऊदी गवर्नमेंट को आया नहीं, यहाँ उन्होंने रिसीव किया फिर यहाँ से हमने उसे क्लेम कर लिया, तो व्हाई अच्छा, दिस मुझे नॉट जीरो? देखें, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे इंपोर्ट के अलावा डोमेस्टिक सप्लायर है, ठीक है, वो मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। आप बैठे हुए हैं यूई में, और एक यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लायर है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। जब मैं डोमेस्टिक से परचेज करता हूँ तो वो मुझसे 5,000 प्लस 750 मांगता है, ठीक टैक्स, है। ये हाँ जी, एग्जैक्टली सर। ठीक है। और जब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो वो मुझे कहता है 5,000 दे दें, हम्म। ठीक है। तो मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है कि मैं इंपोर्टर जो सर्विस है, इंपोर्टेड सर्विसेज हैं वो लूँ या डोमेस्टिक सर्विस लूँ। मैं वेंडर जो बाहर बैठा है उससे उसको अलाइन हाँ करके जी, उससे सर्विसेज ले लूँ। हाँ जी। तो इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए ये कि जो डोमेस्टिक सप्लायर है वो डिसएडवांटेज पोजीशन पे ना चला जाए वैट की वजह से, उसको ख़त्म करने के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। ठीक ठीक। ठीक है जी, कि सबको क्लियर हो अपने गया। लोगों को जो जो विद इन द कंट्री है उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि सर्विसेज जो है वो यहाँ की सऊदी अरबिया की लोग यूज करें। हाँ जी, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको देने के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऑब्वियसली करेंसी रेट मैंने कन्वर्जन नहीं की, आपने कन्वर्ट करके करना है, ठीक है। 1.02 लेना है आपने, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लेंगे। ठीक है। ये 1.02 ही रहता है, ठीक है जी। अच्छा जी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम इसकी एंट्रीज पे, रिकॉर्डिंग कैसे होगी। तो रिकॉर्डिंग के लिए आपको पता है कि जब भी आप कोई इनवॉइस रेज करेंगे तो आप आउटपुट वेट रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, जो भी उसका बनता है 15% के हिसाब से। अब हम उसी एग्जांपल को ले लेते हैं जो हमने पहले की है, ये वाली, ठीक है जी।
डोमेस्टिक सेल्स हुई हैं हमारी 120,000 की। जब हम इनवॉइस रेज करेंगे 120,000 की, तो उसमें हमें इनवॉइस में 15% आउटपुट वेट कलेक्ट किया होगा, वो हमने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये आउटपुट लेजर में चला जाएगा, जो कि हमारा एक लायबिलिटी का लेजर होगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट हमने कुछ भी नहीं कलेक्ट किया, लेकिन हम इनवॉइस रेज करेंगे। ठीक है, और उसमें हम मेंशन कर देंगे कि एग्जेम्प्ट है। जब भी इनवॉइस जाएगी तो उसमें एग्जेम्प्ट होगा। हाल तो हम कुछ भी कलेक्ट नहीं करेंगे, और ना ही हम इनवॉइस में कुछ मेंशन करेंगे इस हवाले से। अमाउंट रिटेल सेल्स 30,000 की हुई, 4,500 का हमारा आ जाएगा, आउटपुट में चला जाएगा, आउटपुट लेजर में। और इसी तरह से जो जीरो रेटेड है वो जीरो होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट हो रहा होगा, क्योंकि हमारा रेवेन्यू जो है, जो क्लाइंट है हमारा, सपोज वो क्लाइंट है, चलें क्लाइंट कर लेती हैं, क्लाइंट जो है वो डेबिट हो रहा होगा जब हम पहली इनवॉइस रेज करेंगे तो हमारा 138,000, और सेकेंड इनवॉइस में 34,500। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं, फर्स्ट चीज को लेते हैं। रेवेन्यू जो है वो हमारा 120,000 का, और जो हमारा वेट है, आउटपुट वेट है, सेपरेट अकाउंट होगा हमारा। ठीक है, वो 18,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गई हमारी, एक मैंने एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट जो है वो करा दी। इसी तरह से जब सेकंड होगी इनवॉइस रेज, तो फिर हम इसी तरह से एक और इनवॉइस रेज करेंगे, और उसमें भी यही डबल एंट्रीज जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जब हम इनपुट जो है, वो जब भी हमने कोई परचेजेस की, तो हम देखेंगे कि आया वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रहा है या टैक्सेबल सप्लाई के लिए। तो इस वजह से हमें सेपरेट रखना है एक लेजर, जिसमें वैट इनपुट एग्जेम्प्ट और वैट इनपुट जो स्टैंडर्ड रेटेड है वो हम लेजर में डालेंगे। तो यहाँ पे जब हमने परचेजेस की, सपोज हमने ऑफिस रेंट पे किया, ठीक है जी, जो वैट हमारा इनपुट बनता है स्टैंडर्ड रेटेड पे, वो आ जाएगा। और हम अलग से एग्जाम्प्ट भी रिकॉर्ड के लिए रख लेंगे। ठीक है जी, क्रेडिटर्स यहाँ पे हमारे
ऑफिस रेंट वाली लाइन कर रहा हूँ जस्ट। 75,000 हमने उसको पे करना है और प्लस 11,250 पे करना है हमने। 86,250 बनता है। ठीक है जी। ये हो गया नॉर्मल केस में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है तो। ठीक है जी। ये ऊपर वाली आउटपुट वेट की हो गई एंट्रीज जब आपने सेल्स की तो, और जब आपने परचेजेस की तो फिर आपकी परचेजेस हो गई। ठीक है जी। ये क्लियर हो गया यहाँ तक कि डबल एंट्री क्या होगी नॉर्मल केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को छोड़ के। अच्छा जी, जब आप वैट रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर आप एक और जो पेएबल होगा वो, अगर आपने अकाउंट बनाया वैट पेएबल का, तो आप दोनों वैट आउटपुट और वैट इनपुट शिफ्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल ली है, वो रेंट के लिए। ठीक है, बाकी सारी अमाउंट्स को मैंने नहीं लिया। आप लोग उसको खुद से करिएगा, ट्राई करिएगा। अगर ना आया तो फिर हम, अगर आप ना कर सके तो फिर मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे 7,875 जस्ट इस केस में अगर रेंट की परचेजेज होती हैं और एक हमारी फर्स्ट इनवॉइस होती, तो फिर 7,875 सऊदी रियाल हमारा वैट पेएबल बनता। ठीक है जी, ये 1 GB हम पास कर देंगे। डिजिटॉनिक HR। सर इसमें एक सवाल था कि ये जो आपका एग्जाम्प्ट अमाउंट पड़ा हुआ है 1125 विच इज बेसिकली अ लाइबिलिटी काइंड ऑफ अ थिंग ना, तो क्या इसको हम पेनल को चार्ज करेंगे या ऑलरेडी पेनल को चार्ज हो गया ये? किसको चार्ज करेंगे हम? वैट इनपुट जो है एग्जाम्प्ट में जो पड़ा हुआ हाँ जी, अमाउंट हाँ जी, 1000, ये हाँ जी। ये चार्ज हो चुका है यहाँ पे, ये चार्ज करना है अभी? अच्छा, ये हम क्या करेंगे, वैट इनपुट को, इसको हम परचेजेस में कर लेंगे। वैट इनपुट को जब रिटर्न फाइल करेंगे उसके बाद, या कभी भी हम इसको एक्सपेंस बना लेंगे, या अलग से आपके ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा होगा ये, या फॉर बेटर ट्रैकिंग कि हम रेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं, इसको आप इसमें शिफ्ट कर देंगे। यानी कि वैट इनपुट एग्जाम्प्ट जो है वो क्रेडिट कर देंगे और रेंट एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। बल्कि मैं आपको यहाँ पे भी ये मेंशन कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये है, अलग मैंने इसलिए रखा ताकि ट्रैक रहे, ट्रैक करने में आपको
ठीक है जी, ये आप एंट्री पास कर लेंगे। ट्रैक करने के लिए हमने यहाँ पे अलग से इनपुट एग्जाम्प्ट डाल दिया। ठीक है जी, ये नॉर्मल केस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आरसीएम डिस्कस करते हैं। आरसीएम में क्या होगा कि आपने जब परचेजेस की हैं तो उस वक्त आप उसी डिजिटल मार्केटर को, क्रेडिटर और सप्लायर जो है, उसका पेएबल बुक करेंगे। और जो भी आपकी मार्केटिंग सर्विसेज हैं, जो भी आपका लेजर है, और उसके जो भी एक्सपेंस हुए थे, यहाँ पे हमारा आरसीएम इंपोर्ट 5100 सऊदी रियाल था। अलग से आप अकाउंट क्रिएट कर लें, ये बेहतर है। ठीक है, या आप वैट आउटपुट उसी अकाउंट को यूज कर लें। ठीक है जी, 765। ठीक है, और ये जो मार्केटिंग एक्सपेंस है, इसमें अलग से आप या तो, अगर वो क्लेमेबल है, ठीक है, फिर तो ठीक है, आप वैट इनपुट को यूज कर लेंगे अकाउंट को। लेकिन अगर क्लेमेबल नहीं है तो फिर इसी एग्जाम्प्ट अकाउंट को यूज कर लेंगे जो हमने वैट इनपुट एग्जाम्प्ट का रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चूंकि ये क्लेमेबल है, तो हम वैट इनपुट का अकाउंट यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं क्लेमेबल तो वैट इनपुट एग्जाम्प्ट अकाउंट यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो आपने वैट आउटपुट और वैट इनपुट दोनों अकाउंट यूज किए, और लास्ट में फिर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो यही एंट्री, वैट आउटपुट जो है, जो भी उसका बैलेंस आ रहा है वो डेबिट कर देंगे, इनपुट जो है वो क्रेडिट कर देंगे, और वैट पेएबल की आपकी जो बैलेंस अमाउंट आएगी वो आपका वैट पेएबल होगा। डिजिटोनिक एचआर। सर ये आरसीएम की एंट्री पूरी समझा दें दोबारा, समझ नहीं आई। अच्छा जी, देखें, 5100 सऊदी रियाल हमने पे किया। जब हमने परचेजेस की उसी टाइम हम ये एंट्री पास कर लेंगे, मार्केटिंग एक्सपेंस 5100 सऊदी रियाल का। वैट इनपुट जो है वो अगर क्लेमेबल है तो फिर हम वैट इनपुट का अकाउंट यूज करेंगे, और अगर नहीं क्लेमेबल तो एग्जेम्प्ट का यूज करेंगे। क्रेडिटर 5100 और वैट आउटपुट 765। वैट आउटपुट क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा, और मार्केटिंग एक्सपेंस और इनपुट डेबिट हो जाएगा। अगर वैट इनपुट क्लेमेबल है देन वैट इनपुट का अकाउंट यूज होगा, और नहीं तो फिर वैट एग्जाम्प्ट का अकाउंट यूज होगा। और लेटर ऑन फिर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये एंट्री आपको वैट आउटपुट डेबिट और इनपुट क्रेडिट ये करनी होगी। जो भी बैलेंस अमाउंट आपके लेजर में नजर आ रही होगी वैट आउटपुट में और वैट इनपुट में, उसको आप शिफ्ट करेंगे वैट पेएबल अकाउंट में, और ये अमाउंट आप फिर रेडका को पे कर देंगे। ठीक है जी, ठीक, डन है, थैंक यू। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यहां तक मेरे ख्याल से काफी है। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी बिल्कुल। बाकी लोगों के लिए भी काफी है या आगे हम चलें कुछ डिस्कस करें? रेहान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
सर बस यहीं तक सही है सर। इसको थोड़ा सा जो एक्टिविटीज थी इनको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं, तो फिर इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर जो है फर्दर इसको फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आज हमने ज़्यादा नहीं डिस्कस किया। एग्जाम्पल थी जो कि मैंने लाई हुई थी, वो हमने डिस्कस की। और उसमें क्या क्या फैक्ट्स थे उसके, वो हमने पहले डिस्कस कर लिए कि हमारी कुछ डोमेस्टिक सेल्स थी, कुछ एग्जेम्प्ट सेल्स थी। ठीक है जी। जो डोमेस्टिक सेल्स थी वो हमारी टैक्सेबल होती हैं, और जो एग्जेम्प्ट सेल्स हैं वो एग्जेम्प्ट हैं क्योंकि तो उस पर हम कोई वैट कलेक्ट नहीं करते। रिटेल सेल्स थी 15% वैट, और एक्सपोर्ट सेल्स थी जो जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड का मतलब ये होता है कि इस पे वैट लग रहा है लेकिन उसका रेट जीरो है। और जो एग्जेम्प्ट सेल्स हैं वो एग्जेम्प्ट हैं, उस पे वैट लग ही नहीं रहा। इसलिए जब भी जीरो रेटेड आएगी या 15% स्टैंडर्ड रेटेड आएगी तो वो टैक्सेबल ही कहलाएगी। जो एग्जेम्प्ट है वो टैक्सेबल नहीं कहलाएगी। चाहे आप रेवेन्यू थ्रेशोल्ड मेजर कर रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस, तो आपने एग्जेम्प्ट को इग्नोर कर देना है, टैक्सेबल को देखना है। और अगर आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं तो वो सप्लाईज, वो परचेजेस जो आप ऐसी सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं जो टैक्सेबल है, तो वो इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एग्जांपल थी, इसमें जो लीगल सर्विसेज हम ले रहे थे और उस पे जो हमने 750 वैट पे किया था, वो हमारे लिए क्लेमेबल नहीं है। क्यों नहीं क्लेमेबल? क्योंकि ये जो लायर की सर्विसेज हैं ये हम सारी की सारी यूज कर रहे हैं फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है, इसलिए हमने इनपुट क्लेम नहीं किया। बाकी जो ऑफिस रेंट है और यूटिलिटीज है, इसको हमने अपोर्शन कर लिए एनुअल बेसिस पे। प्रीवियस ईयर का हमने यूज कर लिया, या अगर फर्स्ट ईयर है तो यही साल का हम एस्टिमेट लगाएंगे कि कितना हमारी एग्जाम्प्ट सप्लाई होगी और कितना परसेंट हमारी टैक्सेबल सप्लाई होगी, और अपोर्शन कर लेंगे और उतना ही इनपुट क्लेम करेंगे जो हमारी टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देखा। उसमें हमने ये देखा कि अगर कोई भी बंदा इंपोर्ट करता है किसी सर्विस का, गुड्स का नहीं, सर्विसेज का, सर्विसेज की इंपोर्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो ये एज्यूम करेगा कि ये सप्लाई मैंने खुद ही की है। और चूंकि उसकी सप्लाई है तो वो आउटपुट उस पर पे करेगा। और चूंकि उसने खुद इनपुट भी क्लेम करना है, उसने खुद को सप्लाई की है, तो वो ही सप्लायर है, उसने सप्लाई के वक्त आउटपुट पे कर दिया। अब चूंकि उसने आउटपुट पे किया और अब वो क्लेम करना चाह रहा है, तो अगर उसकी टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रही है वो सप्लाई परचेजेस, तो वो इनपुट क्लेम कर लेगा। ठीक है। तो रिटर्न के वक्त या रिटर्न या रिकॉर्डिंग के वक्त वो दोनों को रिकॉर्ड कर लेगा, आउटपुट को भी इनपुट को भी, प्रोवाइडेड कि वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे ये आरसीएम का केस है। उसमें क्या हुआ कि जो हमने 18,000, सॉरी, आरसीएम का केस है, मार्केटिंग एक्सपेंस था 5100 सऊदी रियाल। हमने ये इंपोर्ट की सर्विस 765 इसका आउटपुट बनता था। ठीक है। तो हमने 765 को आउटपुट के लेजर को क्रेडिट कर दिया और हमने इनपुट को डेबिट कर दिया। उसके बाद हमने जब रिटर्न फाइल की तो हमने वही एंट्री पास कर दी, वेट आउटपुट डेबिट कर दिया बैलेंस अमाउंट से, इनपुट क्रेडिट कर दिया, बैलेंस अमाउंट हमारी रेटका को पेएबल हो गई या रिफंडेबल हो गई, वट एवर जो भी केस है। ठीक है जी, जो भी ज़्यादा है उसकी बेस पे, इनपुट अगर ज़्यादा बन रहा है तो हमारा रिफंड बन जाएगा, आउटपुट अगर ज़्यादा बन रहा है तो हमारा वेट पेएबल बन जाएगा। ठीक है जी। ज़्यादा नहीं पढ़ा हमने, जस्ट एक ही एग्जाम्पल की है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को हमने देखा है, और उसकी फिर हमने जर्नल एंट्रीज देख ली है। ठीक है जी। सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक आज तक? और कल का भी जो लेक्चर है उसमें भी अगर कुछ पूछना चाहें आप लोग तो पूछ सकते हैं। जी मुस्तफ़ा। सर, सर जो आपने जो एग्जाम्पल जो हमें जो करवाई है आज, उसी को अगर आप जो है वो एग्जाम सेल्स और नॉन एग्जाम सेल्स पे एक बार हमें जरा दोबारा से जरा समझा देना, उसी पैटर्न पे
जो आपने जो फिगर्स जो है जो उसमें डाली हुई है, तो हमें जरा आसानी होगी इसको समझने में। अ, आप कह ये रहे हैं कि जेवी सॉरी एंट्रीज की बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, नहीं सर, मैं एंट्री की बात नहीं कर रहा। अभी आपने देखिए जैसे डोमेस्टिक सेल्स, एग्जाम सेल्स और रिटेल सेल्स, इसका आपने क्वेश्चन बनाया है 90% टैक्सेबल और एग्जाम 10%। तो इसको ही हाँ जी, अगर एक बार अगर हमें जरा और समझा दें तो अच्छा हो जाएगा हमारी। दोबारा दोबारा बता देता हूँ। अच्छा जी जी, जी, इसको एक देखें, इसी पैटर्न पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखें, हमने जो एग्जांपल ली उसमें ये जो हमारी परचेजेस हैं वो ऑफिस रेंट है 75,000, जी 11,250 हम अपने लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए। और ये जो हम रेंट पे कर रहे हैं तो वो ऑफिस स्पेस जो है वो हम सारी सप्लाईज के लिए कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम्प्ट सप्लाई है, क्योंकि उसमें वो डिपार्टमेंट भी बैठे हैं जो एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए काम कर रहे हैं और वो भी बैठे हैं जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए काम कर रहे हैं, यानी जीरो रेटेड या 15% दोनों को जो सप्लाईज हैं जो डिपार्टमेंट कर रहा है वो भी उधर हाउस्ड है। ठीक है। मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सॉरी, जो मार्केटिंग की हमने सर्विसेज ली हैं, बाहर से हमने परचेज की हैं, वो सारी की सारी हम टैक्सेबल सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने लीगल एडवाइजरी ली है फाइनेंसिंग अरेंजमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए। तो वो जो लीगल एडवाइजरी हमने ली उस पे हमारे जो लॉयर हैं उन्होंने 750 सऊदी रियाल वैट इनपुट चार्ज किया। ये सारी की सारी जो लीगल या एडवाइजरी हमने जो ली है ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के लिए है, और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एग्जेम्प्ट है हमारे केस में। ठीक है जी। और यूटिलिटीज हमने 20,000 सऊदी रियाल पे किया और 3,000 सऊदी रियाल वैट हमने पे किया उस पे। और ये भी हम दोनों सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस में वो दोनों डिपार्टमेंट्स बैठे हैं जो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, और उनके लिए ये यूटिलिटीज यूज हुई हैं, वेदर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और वट एवर। तो उसके बाद सेल्स, हमने जो डोमेस्टिक सेल्स थी उसके ऊपर 18,000 वैट कलेक्ट किया हुआ था, और जो रिटेल सेल्स हैं उस पर 4,500 कलेक्ट किया था। और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चूंकि टैक्सेबल हैं लेकिन उनका रेट ज़ीरो है, तो हमने ज़ीरो अमाउंट कलेक्ट की। एग्जेम्प्ट इस पे वैट नहीं है तो हमने कुछ भी कलेक्ट नहीं किया। टोटल हमारा जो आउटपुट वैट बना वो 22,500 बना। और जो हमारा इनपुट है उसमें हमने क्या किया कि जो ऑफिस रेंट था वो चूंकि दोनों सप्लाईज के लिए यूज हो रहा था तो हमने उसको अपॉर्शन किया। हमने देखा कि पिछले साल जो हमारा ईयर ऑफ ऑपरेशन था उसमें एनुअल हमारा रेवेन्यू किस रेशो में था, टैक्सेबल सप्लाईज कितनी थी और एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितनी थी। 90% हमारी 15% और 0% सप्लाई थी, तो वो 90% हमने ले लिया। और जो एग्जेम्प्ट सप्लाई थी वो 10% थी हमारे प्रीवियस ईयर में 2024 में, तो हमने इसी बेसिस पे अपॉर्शन कर लिया। ठीक है। 90% क्योंकि टैक्सेबल सप्लाईज थी तो हमने ये परचेजेस इसी बेस पे 90% जो इनपुट है वो हमने ले लिया। मार्केटिंग एक्सपेंस सारे का सारा टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा था तो इसको हमने अपॉर्शन नहीं किया, सारे का सारा इनपुट क्लेम कर लिया। लीगल एडवाइजरी सारी की सारी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रही थी तो हमने इसको इग्नोर कर दिया और ये हमारा एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद यूटिलिटीज 3,000 सऊदी रियाल हमने वैट इनपुट पे किया था, और ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों के लिए यूज हुआ। तो हमने क्या किया कि इसको भी अपॉर्शन कर लिया। उसी बेसिस पे, जिस बेसिस पे हमने प्रीवियस ईयर परचेजेस की रेवेन्यू अर्न किया था, जितना टैक्सेबल था उतना हमने क्लेम कर लिया और बाकी हमने इग्नोर कर दिया, बाकी हमारा एक्सपेंस का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो टोटल जो हमारा इनपुट बना, सॉरी वैट लायबिलिटी बनी वो 7,425 हमारी लायबिलिटी बनी। ठीक है जी। तो ये बस इतना ही था। क्लियर हो गया आपको? मैंने सर दोबारा, एक और भी इसमें ये कर सकते हैं ना सर, आपने एक ब्रैकेट बताया था कि जो मैक्सिमम एग्जाम है
वो 15,000 समथिंग या से ज्यादा आप दे नहीं सकते एयर के अंदर। एग्जाम्स जो है कि जो सर वो एयर का एग्जाम कितना था सर, वो 50,000 था या 15,000 था। अब अगर हम एयर एंड की क्लोजिंग्स निकाल रहे हैं और एयर एंड की क्लोजिंग्स बना रहे हैं अपने क्लेम सबमिट करने के लिए, तो इसमें सर यहाँ पे हम वो टोटल जो हमारी जो थी अगर एग्जाम्स थी, उसमें से अगर हम वो लेस कर लेते हैं जो हमारी रेंटल की थी और सर्विसेज की थी, तो उस तरीके से भी हम जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल सकेंगे। नहीं, मुझे नहीं समझ आया आपका क्वेश्चन। आप कह रही हैं कि कोई एग्जाम के हवाले से लिमिट सर थी? हमें एक ब्रैकेट असाइन किया हुआ ना, जैसे कि एम्प्लॉय है वो मैक्सिमम जो है एग्जाम्स जो है वो इतनी अवेल कर सकता है। हम एक ब्रैकेट से आपने बताया था ना कि सर इससे ज्यादा हम जो है एग्जाम्स जो है वो नहीं डाल सकते। जैसे अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और मैक्सिमम एक वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू आपने बताई थी ना सर, या वो नहीं नहीं। गिफ्टिंग की ये बताई थी आपने कि जो पर एम्प्लॉय जो है अगर आप अपने ऑफिस के अंदर अगर एग्जाम नहीं से। रेहान, रेहान आपने शायद बैच 3 में कोई क्लास ली थी, उसके हवाले से आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं? हाँ। नहीं 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 सर, मैं इसी क्लास की लास्ट क्लास को बेस के ऊपर बात कर रहा था। नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था, मुझे जहाँ तक याद है। वेल, मैं चेक कर लूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई ऐसी बात की थी अभी तक। मैं एम्प्लॉयज़ वगैरह। इंडिविजुअल पे कंफर्म कर लूंगा सर। हाँ, चलें, कर लीजिएगा। अगर मैंने कुछ कहा तो वो स्पेसिफिक मुझे बताइएगा, फिर मैं ठीक है सर। उसको डिस्कस कर लूँगा। तो बाकी किसी ने कुछ कहना है? ख़त्म करें सर ये आज की क्लास? हाँ जी। इफ यू डिजिटल। इफ यू कैन सेंड द मटेरियल्स जो भी है, ये पीपीटीज हैं अच्छा, या एक्सेल जो आप वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो इफ यू ठीक है कैन जी। शेयर थ्रू हाँ जी, ईमेल और मैं शेयर कर देता हूँ। जो स्लाइड्स हैं वो ये है कि ये चूंकि अपडेट होती रहती हैं चीज़ें क्लैरिटी के लिए, और तो वो जो मैं लेक्चर करा रहा हूँ उसमें आपने नोट करना है। अगर कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है या क्लैरिटी है तो लेक्चर्स में होगी। तो बाकी मैं शेयर कर दूंगा सबके लिए। ठीक है, इसी ग्रुप में मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा और ये एक्सेल भी शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। सर, और दूसरा इफ यू कैन प्रिपेयर अ व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आसानी हो जाती है फिर लिंक के लिए। नहीं, वेट व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें उसी में शेयर करूंगा मैं। अच्छा, आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ इट, सो दैट्स व्हाई मे बी मैं ये चेक कर आप लेता आमिर साहब से बात करें, आईसीटी में जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनसे हूँ। कहें आप जी, ग्रुप आपके में जो आओ। एडमिशन कोऑर्डिनेटर है ना, जिन्होंने आपसे फीस लिया, आपका एडमिशन किया, आप उनके साथ कांटेक्ट करें, ठीक है? या मैं आपको चैट में नंबर अपना ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? आपको मुझे भी टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू। जी, यू वेलकम। जी सर, आज की क्लास का टॉपिक एंड हो गया है। हाँ जी, जी। खत्म हो गई आज की क्लास। जी डियर स्टूडेंट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर से कर ले, ताकि सर आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर दें, ठीक है? अदरवाइज हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो हमारी कमिंग सैटरडे संडे सैटर सॉरी फ्राइडे फ्राइडे को हमारी होगी। फ्राइडे सैटरडे को होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक चले सर, हम क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि अभी आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। मोहम्मद हाँ जी। असलम साहब, मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दिया, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ऐड कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है? ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर योर अल्लाह टाइम। हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट।